देखो, संविधान में आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य क्या होते हैं? तो जैसे हमने आपको पढ़ाया मूल अधिकार, भाग 3 में मूल अधिकार पढ़ चुके हैं, भाग 4 में हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ चुके हैं। तो मूल अधिकार क्या है? जो सरकार का दायित्व है आपके प्रति, समझ पा रहे हो, वो मूल अधिकार है। सरकार मूल अधिकार जो है वो आपके अधिकार आपको है, आपसे अगर कोई छीनता है तो मूल अधिकार के लिए आप क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो उसके खिलाफ। उसके अलावा डीपीएससी नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है? वो भी सरकार द्वारा आपको दिए गए अधिकार ही हैं एक तरीके से। लेकिन अगर वो अधिकार सरकार आपको नहीं देती है तो फिर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो सरकार के खिलाफ, ठीक है। जबकि मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य ऐसे हैं, मूल कर्तव्य जो नागरिक है, मान लो नागरिक का देश के प्रति कर्तव्य कौन कौन से हैं। आप एक भारत में रहते हो और भारत में रहने के साथ साथ आपको देश के प्रति कौन कौन से कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य मूल कर्तव्य कहलाते हैं। तो मूल कर्तव्य अगर मान लो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया कि जैसे कि डीपीएसपी है, डीपीएसपी में तो सरकार अगर नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपको देती है तो ठीक बात है, पैसा होगा तो देगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं देगी तब भी आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य कोई नागरिक पालन करता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बताया जाता है। तो जैसे वो सरकार नीति निर्देशक तत्व कि अगर नहीं देगी सरकार तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर मूल कर्तव्य हैं तो तुम अगर नहीं ये मूल कर्तव्य को फॉलो करोगे तो सरकार आपका कुछ नहीं कर सकती है। दोनों एक ही जैसे हैं, समझ पा रहे हो। लेकिन कुछ आप कुछ बदल दिया गया, ये पहले ऐसा था, लेकिन अब कुछ मूल कर्तव्य अभी भी ऐसे बना दिए गए हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो सरकार आपका कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकती है, आपको दंडित कर सकती है, देशद्रोही भी घोषित कर सकती है। समझ पा रहे हो, ठीक। तो उसको हम देखेंगे। तो मूल कर्तव्य शुरू में जो था, जब हमारे देश का संविधान बनाया गया था तब मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। तो शुरुआत में मूल कर्तव्य कितने थे? 0। उसके बाद मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो 10 थे, ठीक। पहली बार जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो 10 जोड़े गए थे। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा कि मूल कर्तव्यों का जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, ये आया किस देश से? तो हमारे देश में तो रूस से लिया गया है, लेकिन ये कहाँ से, पहली बार कहाँ से आया है? तो सबसे पहली बार मूल कर्तव्यों का जो कॉन्सेप्ट है वो जापान देश से आया है। जापान ने सबसे पहले नागरिकों का मूल कर्तव्य बताया था, ठीक। इसीलिए देखो, जापानी जो व्यक्ति होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं, इसीलिए वो इतना आगे हैं, विकसित हैं, क्योंकि वो अपने वहाँ के सारे नागरिक जानते हैं कि मेरा देश के प्रति मूल कर्तव्य क्या है और उन कर्तव्यों को मानते हैं, निर्वहन करते हैं, तभी वो देश आगे है। जब देश के नागरिक, अपने भारत के ही नागरिक अगर सब समझदार हो जाएंगे तो अपना देश भी बहुत आगे निकलेगा। अब यहाँ पर अभी के मूल कर्तव्य के बारे में जानते नहीं होंगे, ठीक है, आधे से ज़्यादा, तो क्या वो निर्वहन करेंगे? वो जानते हैं तो निर्वहन भी नहीं करते हैं। अभी हम देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। तो पहली बार जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था तो 10 जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। शुरू में कितने थे? 0 जोड़े। कब गए थे? 10 जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़े गए थे, ठीक। फिर उसके बाद एक और बढ़ाया गया, उसको 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। इसको 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि बताइए सबसे पहली बार मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन में, ठीक। कौन सा सन में जोड़ा गया था? 1976 में, ठीक है। आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए सिफारिश किस समिति ने की थी? सिफारिश कौन समिति थी? किस समिति ने सिफारिश की थी कि भाई उसको हमारे देश के संविधान में लागू होना चाहिए? अगर सरकार के इतने कर्तव्य हैं तो मूल कर्तव्य व्यक्तियों के भी तो होने चाहिए कि नहीं, नागरिक के भी तो होने चाहिए कि नहीं? तो उसको जोड़ा किसने था? सबसे पहले उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। लेकिन ये स्वर्ण सिंह समिति ने इन्हें जब जोड़ा था तो इन्हें यह भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों को नहीं मानेगा तो उसको दंड भी दिया जाएगा। लेकिन इसको ये जोड़ दिया गया था, लेकिन यहाँ से ये लागू नहीं हुआ था इस समिति के तहत पूरी तरीके से। लागू किसने करवाया था? तो वर्मा समिति थी, उन्होंने इसको लागू करवाया था। तो मूल कर्तव्यों को लागू किसने करवाया था? वर्मा समिति ने। जोड़ा किसने था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जोड़ा था। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया, ठीक। इसके बाद अब हम देखेंगे, अब मूल कर्तव्य होता क्या है भैया? कोई भारत का नागरिक या किसी देश का नागरिक, उसके देश के प्रति कौन कौन कर्तव्य हैं, वही मूल कर्तव्य है। सरल सी बात, ठीक। चलो देख लेते हैं। तो हमारे देश में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 है, ठीक। 11वां वाला कब जोड़ा गया था? तो आपको हमने बता दिया, 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो पहला देखो क्या है, ये सब मूल कर्तव्य हमने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आपको समझना है। पहले लिखा हुआ देखो, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। संविधान जो हम पढ़ रहे हैं इसकी बातों का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब पहला में मूल कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, यानी संविधान की जितनी बातें हैं उनको उसको पालन करना है, अवहेलना नहीं करनी है उसकी। उसके बाद उसके आदर्शों, संस्थाओं का मतलब संविधान से जुड़ी हुई संस्थाएं, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका हाई कोर्ट हो गया, न्यायालय, सब संविधान से जुड़ी हुई संस्थाएं तो हैं। आपका संसद भवन, ये संविधान से जुड़ी संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं कौन होंगी? संविधान से जुड़ी हुई संस्थाएं। ऐसा नहीं कि ताजमहल ये संविधान से जुड़ी संस्था है, वो संस्था नहीं है। तो हमने क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने न्यायालय हैं
ठीक, पुलिस स्टेशन ये सब तुम्हारी संस्था हो जाएंगी, सदन, ये सब किससे जुड़ी हुई हैं? संविधान से। ठीक, तो इनका हमें आदर करना है, राष्ट्र ध्वज का आदर करना है। ठीक है, किसका आदर करना है? राष्ट्र ध्वज का। इसके अलावा राष्ट्रगान का आदर करना है। तो देखो शुरुआत में क्या था, ये पहला वाला जो मूल कर्तव्य था ये दिया हमने, क्या बताया कि मूल कर्तव्यों का अगर कोई नागरिक पालन करता तो ठीक है, नहीं करता तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पहला वाला मूल कर्तव्य जो था, तो एक व्यक्ति था केरल का, उसका नाम क्या था, नाम हमें नहीं याद है, तो केरल का व्यक्ति था, उसने क्या किया, जब राष्ट्रगान हो रहा था उसको कह रहा था हम नहीं गाएंगे राष्ट्रगान। ठीक, उसके अलावा कहा हम नहीं इसका पालन करेंगे, तो क्या कर लोगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक नया नियम बनाया कि अगर कोई व्यक्ति, हम ये नहीं कहते हैं कि आप राष्ट्रगान गाओ, ठीक है, आप राष्ट्रगान गाओ या ना गाओ आपकी मर्जी, लेकिन अगर राष्ट्रगान गाया जा रहा है तो आपको उसका आदर करना पड़ेगा। अर्थात जहाँ कहीं राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाया जाए तो आपको वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा नम्रतापूर्वक। ये नहीं कि मान लो राष्ट्रगान गाया जा रहा है उधर तुम खैनी चबा रहे हो, हला चबा रहे हो खड़े खड़े, कोई मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करता हुआ अगर आप पकड़े गए तो आपको आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको दंड भी दिया जाएगा। उसके अलावा राष्ट्रध्वज, हमारे देश का राष्ट्रध्वज हमारे देश के लिए आन की तरह है। ठीक है, इसी के लिए कितने सेनानियों ने अपनी जानों को गंवा दिया है ना, कितने आंदोलनों में वो ख़त्म हुए। तो अब ये राष्ट्र ध्वज है तो उसका आपको सम्मान करना है। ये नहीं कि हमारे राष्ट्र ध्वज को जो है आप कहीं गिरा रहे हो, कहीं मिट्टी में डाल रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, ये नहीं करना है। तो राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना पड़ेगा, भले ही आप उसको फहराओ नहीं, लेकिन उसका सम्मान करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा संस्थाओं का सम्मान करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो क्या है, आपको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय आपके खिलाफ दंड जो है वो दे सकती है आपको, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये वाला तो बिल्कुल कंपलसरी है, अगर नहीं आप फॉलो करोगे तो ये वाला पालन ही करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? पहला वाला क्या करना है, पहले प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान में जो भवन यानी संस्थाएं हैं उनका, संविधान के आदर्शों का, साथ ही साथ राष्ट्र ध्वज का, और साथ साथ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इनका भी हमें पालन करना है, इनका आदर करना है। समझ पाए? ये कंपलसरी, सबको मानना पड़ेगा, ये वाला ये कर्तव्य है सबका। नहीं करोगे तो फिर पिटाओगे कायदे से, समझ रहे हो, पुलिस वालों से। ठीक, दूसरा देखो, तो इसीलिए राष्ट्रगान गाया जाए तो वहाँ पर आपको शांतिपूर्वक ढंग से खड़े होना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? भले ही आप गाओ ना, वो बात अलग है, आपको शांति ढंग से खड़े हो जाना। ये नहीं कि वो राष्ट्रगान गाया जा रहा है तुम चिल्ला रहे हो दूसरे पर। ठीक, आगे देखो दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। मतलब स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, और उन्होंने कई प्रकार के नारे दिए थे, और उन्हीं नारों के दम पर लोगों के अंदर क्रांति भड़कती थी। नहीं समझ पा रहे हो नहीं? जैसे तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद, क्या बोल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था। तो ऐसे बहुत सारे सभी लोगों ने अपने अपने नारे दिए थे। तो वो जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो नारे हैं, उनके जो आदर्श हैं कि जब उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई थी भारत को, तब कौन से आदर्शों के तहत इतना ज़्यादा देश प्रेम हो गया था लोगों के तहत, वो भी अपने अंदर सजोए रखें, मतलब बना करके रखें, वो देश प्रेम अपने अंदर जागृत रखें। होता है कि जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त से होते हैं तो बच्चों के अंदर तभी राष्ट्र से जुड़ी हुई बातें सिखाई जाती हैं, राष्ट्रगीत गवाए जाते हैं, नाटक कराए जाते हैं बहुत सारे, ताकि इन सब चीज़ों को देख करके आपके अंदर भी उबाल आए वो स्वतंत्रता वाला कि अंग्रेज़ों ने हम पे जुल्म किया था, और हम अगर कभी ज़रूरत पड़ी, मान लो कोनो चाइना पाकिस्तानी युद्ध करने के लिए हमारे देश पर आ जाए, तो आपके अंदर भी वो भावना आनी चाहिए कि ऐसे कैसे हमारे देश को तुम कर लोगे। उन्हीं की तरह जिस तरीके से स्वतंत्रता के समय आंदोलनकारियों ने उनके अंदर जैसे राष्ट्र प्रेम जागा था, वो आपके अंदर भी रहना चाहिए, और जब ज़रूरत पड़े तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो दूसरे वाले में क्या है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें अथवा उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो ये वाला देखो, जो ये आपको जरूरी नहीं है कि आप उनका पालन ही करो। अब कोनो को तो पता है नहीं होगा सुभाष चंद्र बोस को, उन्होंने पढ़े लिखने का जाने वो समझ पा रहे हो कि नहीं? तो पालन करो या ना करो, उसमें सरकार जो है आपको दंडित नहीं करेगी, तो ये आवश्यक नहीं है। तीसरा देखो, भारत की सुरक्षा, भारत की प्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, भारत की प्रभुता का मतलब है कि भारत जो है अपने समक्ष निर्णय वो अपने अंदर, मतलब समक्ष निर्णय अपने हिसाब से लेता है, मतलब भारत की गवर्नमेंट लेती है। ये नहीं कि कोई दूसरा जो है राज्य या देश भारत के निर्णयों में हस्तक्षेप करेगा। जैसे पहले क्या था, तो पहले भारत के जो निर्णय थे वो कौन लेते थे, दूसरा देश ब्रिटेन लेता था, लेकिन वर्तमान समय में नहीं है। भारत संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु का मतलब वह अपने निर्णयों को स्वयं लेता है, किसी दूसरे की जोर जबरदस्ती पर नहीं लेता। समझ पा रहे हो कि नहीं? एकता का मतलब आप भारत में एकता बना कर के रखो। ये नहीं कि आप एक दूसरे भाइयों को या एक दूसरे धर्म के लोगों को भड़काओ, एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति भड़काओ, ये आपको नहीं करना। ये
ये हमारे देश का जो व्यक्ति है, नागरिक है, उनका ये कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि आपको भड़काना नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी धर्मों के साथ मिल जुल करके रखना है। वो बात अलग है कि आप जिस धर्म के हो उसी धर्म का प्रचार करिए, लेकिन किसी की बुराई मत कीजिए किसी धर्म की। ऐसा अगर आप करेंगे तो इससे भड़कती है जनता, और भड़कने के साथ हमारे देश की एकता और अखंडता जो है वो प्रभावित होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अखंडता का मतलब इसके खंड ना हो, भारत के खंड ना हो। अब मान लो कोई दूसरे धर्म का जो व्यक्ति है तो ऐसे भड़काते रह गए, लोग भड़काते रह गए, ठीक है, तो भड़काने से क्या हो जाएगा, वो धर्म के लोग मांग कर देंगे कि हमें ये क्षेत्र अलग कर दो। जैसे पाकिस्तान ही अलग हुआ था उस समय, तब अंग्रेज़ों का वर्चस्व था, इसलिए वो अलग हो गया था। लेकिन अब क्या है, आपको ये करना, आपका ये कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की आप रक्षा करें। लेकिन आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको भड़काना नहीं है, ठीक है, सरकार आपको दंडित नहीं करेगी। इसके अलावा देश की रक्षा करें, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है कि देश की आपको रक्षा करना है, ठीक है। मान लो कोनो आतंकवादी को मॉल में आ गया, आपको पता है कि ये आतंकवादी है, बम फोड़ने जा रहा है, आपको केवल मालूम है और किसी को नहीं पता है, तो आपका कर्तव्य है कि आप जाकर के तुरंत सूचना पुलिस को दो, तभी तो देश की रक्षा होगी। और वैसे आप मान लो युद्ध अगर हो गया, ठीक, युद्ध हो गया तो मान लो जो सैनिक हैं वो तो लड़ाई कर ही रहे हैं, और उस समय मान लो सैनिकों की संख्या कम पड़ गई, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप जा करके सैनिक वाला जो छावनी है उसमें सरकार बुलाएगी तो आप जाएँ उसमें, ठीक है, आपको वहाँ पर जा करके ट्रेनिंग करना है और फिर देश की रक्षा में आपको भागीदार बनना है, ठीक है। यहाँ सरकार आपको बुला सकती है, तो बुलाएंगे तो आप नकारें ही नहीं, ठीक। अपना देश है, अपने देश की रक्षा करें, क्योंकि इस देश के लिए बहुत ही लोगों ने बलिदान दिया, तब आप जा करके स्वतंत्रतापूर्वक यहाँ रह रहे हैं। समझ पाए? चौथा समझ में आया? तो ये भी, लेकिन अगर मान लो अभी नॉर्मल किसी व्यक्ति ने, देखो इधर, तो फिर इसके बाद देश की रक्षा आपको करनी है ना, समझ पाए। लेकिन अगर मान लो ऐसे नॉर्मली आप कुछ ट्रेनिंग में गए नहीं हो, आप सैनिक हो नहीं, तो जो सैनिक जो हैं वो खुद ही आप रक्षा कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप कुछ ट्रेनिंग नहीं ले जा रहे हो। युद्ध हो गया पाकिस्तान और इंडिया में, या चाइना और इंडिया में, तुम ऐसे चले जा रहे हो कि जा रहे हो हम भी रहेंगे जाकर के, तुम क्या लड़ पाओगे वहाँ का वहाँ तुम लाठी डंडा चलाओगे जाके, बताओ वो तो करोगे नहीं, है ना। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर आप देश की रक्षा नहीं कर रहे हो तो इसमें भी आपको सरकार कुछ नहीं कहेगी, ठीक। इसके बाद आगे देख रहे हो, लेकिन मौलिक कर्तव्य आपका ये भी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो, पाँचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब आप अगर कुछ भी है, मान लो कोई भी व्यक्ति है, जब भी आप अपना किसी भी व्यक्ति, कोई भी धर्म या जाति का हो, तो उसके सामने ऐसे ही पेश आए जैसे कि आप उसके भाई हैं, है ना। आप हे दृष्टि से उसको नहीं देखेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, कि देखो ये वो उस धर्म का है, बेकार है। समझ पा रहे हो? ऐसा भी भावना आपको फैलाना भी नहीं है। खासकर अगर आप टीचर बनते हैं तो आपके अंदर तो ये भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, आपके अंदर सभी के साथ एकता और भ्रातृत्व मतलब भाई वाली फीलिंग, उसको जगाना है आपको। समझ पा रहे हो कि नहीं? सभी को भाइयों के समान रखना। लेकिन आजकल क्या है, घरों में अपने भाई को भाई से ऐसा नहीं समझते हैं, और भाई से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, गाँव ऐसा हो गया। तो ये सब अशिक्षा का ही देन है। समझ पा रहे हो? यहाँ पे संविधान में बताया जा रहा है कि आप सभी को, यानी प्राणी जितने हैं देश में हैं, जितने भाई लोग रहते हैं किसी भी धर्म को, सबको भाई जैसा मानो। और यहाँ उल्टा हो रहा है कि भाई को नहीं मानता, उनसे लड़ पड़ेगा। ये सब जो पढ़े लिखे नहीं है वही सब अधिकतर करते हैं, लेकिन कभी कभी पढ़े लिखे भी कर देते हैं, समझ रहे हो ना। तो वो कोई नहीं, बात नहीं, लेकिन आपको ये आपका मूल कर्तव्य है कि आपको ऐसा करना है, ठीक है। पाँचवा समझ में आ गया। इसके बाद छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। मतलब जो हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, उसको हमें बचा करके रखना है, उसके महत्व को समझना है। बहुत पुरानी सदियों से चली आ रही हमारी देश की संस्कृति है, तो उसके महत्व को समझना है और उसको अपना करके रखना है, उसका परीक्षण करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये नहीं कि फॉरेन कल्चर को हमें पूरी तरीके से अपना लेना है, ठीक है। अपने भी देश की संस्कृति को समझना है। जैसे नमस्ते करने की हमारे देश की संस्कृति है। कोरोना काल में देखो सभी को यही सलाह दी गई कि आप नमस्ते कीजिए, हाथ मत मिलाइए। हाथ मिलाना हमारे देश की संस्कृति नहीं है, गले मिलना हमारे देश की संस्कृति नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सब फॉरेन कंट्रीज़ वालों की है, लेकिन नमस्ते करना ये हमारे देश की संस्कृति है। तो अपनी संस्कृति में उसको परीक्षण करने में, मतलब उसको उपयोग में लाने में आप शर्माओगे नहीं कि ये देखो कौन सा। मान लो गाँव के लोग पहले शुरू में क्या करते, राम राम कर देते थे, है ना। अब क्या है, जो कोई व्यक्ति है शहर का, वो राम राम करने में सोचेगा कि राम राम कर रहे हैं, तो सोचेगा कि ये गाँव वाली फीलिंग है, तो वो बोलेगा ही नहीं। अरे भाई, ये सब हमारे देश की संस्कृति है, आपको ये सब करना है। समझ पा रहे हो? इससे आपको क्या है, इनसे आपको नहीं बचना है। ये अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं है, अपनी संस्कृति को पकड़ के रखना है, उसको नहीं, उसका साथ नहीं छोड़ना है। और हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, प्राचीनतम समय की आ रही। हाँ, ये बात अलग है कि जो चीज़ें हमारी संस्कृति में कमियाँ हैं उनको छोड़ना, उनको त्याग करना है, लेकिन जो सही चीज़ें हैं उनको आपको एडॉप्ट करना है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे देखो, इसके बाद समझ लेते हैं छठवां तक। सातवां देखो, ये 7वां नंबर, ये समझिए, ये भी आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर इस कर्तव्य को आप पालन नहीं करोगे तब भी आप सबको सरकार सजा देगी। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। मतलब आपका पर्यावरण, पेड़ पौधे नहीं काटोगे, पेड़ पौधे अगर काटोगे तो सरकार आपको दंड देगी। आप जीव जंतुओं को नहीं मारोगे फालतू में, अगर मारोगे तो सरकार पकड़ के जेल में डाल देगी। समझ रहे हो? नहीं, पहले ये ऐसा नहीं था। पहले क्या था, पहले का राजा महाराजा क्या करते थे, जब मनाए तो देख रहा हिरन कहाँ घूम रहा, जाओ उसका आखेट करने जा रहे हैं। लेकिन अब वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, आप पकड़े गए है ना तो आपको सजा होगी। तो ये वाला जो है प्राकृतिक पर्यावरण ही आप अगर बेकार कर डालोगे देश का, तो लोग कैसे जिएंगे? शुद्ध वायु नहीं होगी, शुद्ध पानी नहीं होगा, देश में वन्य जीव जंतु नहीं होंगे, तो पर्यावरण बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा तो फिर जीवित रहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, उसका संवर्धन करना है। लेकिन वर्तमान समय में इसका भी उल्टा है, लोगों के घर में पेड़ एक को नहीं लगाएंगे, लेकिन पेड़ लगे हैं तो उसको घर बनाने के लिए उसको कटवा जरूर डालेंगे, है ना। पूरे जीवन में वो पेड़ों का जाने कितना इस्तेमाल करते हैं। लेटते हैं तो चारपाई पेड़ की, कागज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं पेड़ का, है। पूरे जीवन में एक व्यक्ति जाने कितने पेड़ों का उपयोग करता है, और जब मरेगा तब भी चैला पे लगेगा, है, तब भी पेड़ों के जल के जाएगा, है। लेकिन ये अपनी जीवन में एक पेड़ नहीं लगाएगा। लेकिन ये आपको करना है, ठीक है। भले ही आप जब सक्षम हो जाओ तब लगाओ, लेकिन लगाना जरूर है पौधे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, इसी के अंतर्गत ये आता है कि आप कूड़ा कचरा ना फेंको, हैं। ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि जहाँ खा लिए वो फिर इसके बाद खाने के बाद पन्नी का इधर फेंक दिया, प्लास्टिक उधर फेंक दिया। ये आपका कर्तव्य है कि आपको ये नहीं फेंकना है। कर्तव्य यहीं पे बताया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण इससे दूषित होगा कि नहीं, ठीक है। तो आपको कहीं भी कूड़ा कचरा ये सब नहीं फेंकना है, इसको एक जगह इकट्ठा करना है, उसके बाद उसको सही ढंग से संशोधित करना है। समझ पा रहे हो? इसके अलावा देखो, हाँ ये वाला देखो, ये वाला अगर आप नहीं करोगे और ये वाला नहीं करोगे तो इनके तहत आपको सरकार सजा दे सकती है, ठीक है। मानना ही पड़ेंगे। इसके अलावा देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आप जो है साइंस पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रेरित रहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर जो अन्य साइड है वो ना पढ़िए, कॉमर्स ना पढ़िए, हैं, कला साइड जो है उससे ना पढ़िए, उनको भी पढ़िए, लेकिन साइंस का दृष्टिकोण जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसको बनाए रखिए। और ज्ञानार्जन, और हमेशा अपने अंदर ये भावना रखिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कहाँ से मिल सके, उसको अर्जित कर सके। ये भी आपको दृष्टिकोण रखना है। और नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार आपको कुछ नहीं कहेगी, बने रहोगा दहा बैल, कोई दिक्कत नहीं पढ़ी हो तो ना पढ़ो, हैं, ठीक है। देखो इसके बाद नवा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ये भी आपको पालन करना है। नहीं करोगे तो सरकार जो है आपको दंडित करेगी। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें। अब सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है? इसे रेल जो है किसी की नहीं है, ये सबकी है। सार्वजनिक संपत्ति आपकी, हमकी, सबकी है, लिखा रहता है उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तो फिर सार्वजनिक कुछ लोग, एक व्यक्ति था, उससे कहा, उसमें लिखा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ये रेल आपकी है, इसको आप सुरक्षित रखिए। कहा अच्छा रेल हमारी तो ऐसे बढ़िया, पंखा आएगा खोल ली जाएगा, हमारा घर ले चलो। तो ये आपको नहीं करना है भाई, वो सार्वजनिक संपत्ति, आपको उसको क्या बेकार नहीं करना है, ठीक है। वो जैसा है उसको ऐसा रखना। और कुछ लोग का सीटें, रेल की सीटें में बैठेंगे, कोई ब्लेड से काट दे, हैं, और काटने का उसको फाड़ दे, और कूड़ा को कच्चा खाएंगे, उसमें रेल में को फैला देंगे, वहाँ मूँगफली खा रहे हैं, रेल का छिलका उसी में डाल रहे हैं। तो उसको आपको गंदा नहीं करना है, उसकी रक्षा करना है आपको। देखो जापान में लोग व्यक्ति क्या होते हैं कि जापान की ट्रेन में एक कहानी है, जापान की एक बूढ़ा व्यक्ति था, है ना, और जापान की ट्रेन में बैठा, वो जा रहा था, और जिस ट्रेन में वो बैठा था, जिस बोगी में बैठा था, उस डब्बे में क्या थी, उस डब्बे की सीट जो थी, जिस सीट पे बैठा था वो फटी हुई थी। तो उसने देखा कि ये सीट फटी हुई है, तो उसके पास सुई और डोरा था। तो उसने कहा कि अरे ये तो सीट फटी हुई, तो वो तुरंत जाके उसको सिलने लगा। जब सिलने लगा तो एक भारतीय उसी के पास बैठा था, उसने पूछा आप ये क्यों कर रहे हैं, ये आपका काम कहाँ है? कहा अरे ये हमारी संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है, और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी देश की रक्षा करें। लेकिन अपने देश के जो लोग हैं वे इतने गधा हैं कि वो ऐसा नहीं करें, हैं, करेंगे, उनको ऐसा लगेगा ये क्या कर रहे हैं, हमारे कौन आई। और मान लो आई भी तो जो है पूरा रेल को इतना गंदा बना देते हैं। वो रेल हो गई, ये सार्वजनिक संपत्ति हो गई। उसके अलावा प्लेटफार्म हो गया, ये सब सार्वजनिक संपत्ति है। बस स्टैंड और बसें, है ना, ये सब सार्वजनिक, सरकारी बसें सार्वजनिक होती हैं ना, सभी की हैं, आपकी है, सबकी हैं, सब लोग उसका उपयोग करते हो। तो उनको आपको क्या करना है, उसकी रक्षा करना, उसको सुरक्षित करना। अगर आप बस या अन्य चीज़ों को ऐसा नहीं करते हो, गंदा करते हो या उसको हानि पहुंचाते हो, तो उसके लिए भी आपको सरकार दंडित करेगी। अभी बीच में क्या था, उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने, उपद्रवियों ने, जो एक नियम आया था, तो उन्होंने बस उसको फूंक दिया था। तो क्या किया था, उनको पकड़ के सरकार ने कहा, उनसे जुर्माना वसूला उनके पैसों से, कि भैया जितने की बस फूकी हो सब तुम दो, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति क्यों तुम उसको बर्बाद की हो। समझ पाया कि नहीं? तो ये भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद देखो 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र, व्यक्तिगत मतलब जो निजी तौर पर, सामूहिक गतिविधि
सामूहिक मतलब समूह के साथ मिल करके जो गतिविधियाँ क्षेत्रों में होती हैं, सभी क्षेत्रों में, पर इसे पढ़ाई के क्षेत्र में हो गई, तो पढ़ाई के क्षेत्र में खुद को बढ़ाना है और लोगों के साथ मतलब तुम्हारे भाई बहन है तो उनको भी पढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं, ठीक, कोई और कौशल वाला क्षेत्र जो चीज़ तुम्हें आती है तो तुम्हें तो सीखना है, साथ ही साथ अन्य लोगों को, अपने भाइयों को बहनों को और जो चीज़ें हैं उनको सिखाना है, ठीक है। मतलब खुद बढ़ें और बढ़ने का प्रयास करें, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये बता रहा है। तो 10वां भी। इसके बाद 11वां, ये देखो, माता पिता या संरक्षक द्वारा, जो बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था, हमने बताया था 2002 में ये जोड़ा गया, ठीक है। माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो मूल कर्तव्य हमने आपको बताया था कि नहीं, बताया कि नहीं, मूल कर्तव्य 21 के काम में जोड़ा गया है। यानी 6 से 14 वर्ष को सरकार जो है, छोटे बच्चा जो 6 से 14 वर्ष के बीच में, उसका मूल अधिकार है, यानी सरकार से वो कह सकता है कि हमको पढ़ने के लिए भेजो, तो सरकार भेजेगी, अगर नहीं देगी तो तुम कोर्ट में केस कर सकते हो उसके खिलाफ। लेकिन ये माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चा उन 6 साल का होगा, वो जानेगा क्या कि उसका मूल अधिकार क्या है, मूल कर्तव्य उसका क्या है, वो जानेगा नहीं जानेगा। लेकिन माता पिता का ये कर्तव्य है कि अगर 6 से 14 साल का बच्चा है तो उसको, अपने वो छोटे लड़के को हाथ पकड़ के स्कूल में ले जाना है, ढील ना जाके जा पढ़ो जा करके, हैं, प्राइमरी स्कूल में। अब प्राइमरी में सरकार शिक्षा दे रही है, उसमें टीचर सब मुफ्त में, किताबें फ्री मिलती हैं, खइबे को फ्री मिलता है, और तुम जा करके अपने बच्चे को वहाँ पर छोड़ नहीं सकते हो, ठीक। लेकिन फिर भी क्या है, हमारे देश में ये चीज़ें होते हुए भी अभी कई क्षेत्र, कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे उन बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। आप लोग अपने आसपास ही देखते होंगे, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, 4, 5, 6 साल, 10 साल के, और प्लास्टिक बीनते घूमा करते हैं, है ना, पता ही नहीं है। जबकि एक टाइम का वो खाना अगर चाहे तो कॉलेज स्कूल जा कर के वो प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ाई भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनके माता पिता भी, उनका जो मूल कर्तव्य है उन्हें पता ही नहीं है, तो वो बेचते ही नहीं है, वो जा बेटा कमा के लाओ, ठीक है। अन्य जो है बच्चे देखो बाज़ारों में कहीं धनिया बेच रहे हैं, कहीं कुछ बेच रहे हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन वो क्या है, उनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला मूल कर्तव्य अगर माता पिता ऐसा नहीं करते हैं तो उनको भी सज़ा दी जा सकती है, ठीक है, अगर उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन कौन कार्रवाई करेगा, इतना कौन जान है। तो आप ये देखिए कि मूल कर्तव्य में ऐसे कितने मूल कर्तव्य हैं जिनका अगर आप पालन नहीं करोगे तो सरकार आपको सज़ा दे सकती है। कितने हैं, 4 हैं। एक देखो, 1, 7, 9, 11, 1, 7, 9, 11, अगर इनका आप पालन नहीं करोगे तो सरकार आपको सज़ा दे सकती है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य जो आपको पालन नहीं करने हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो ये हमने 1, 2, 3, 4 करके रख दिया, तो A B C D E F G H करके भी लिखा होगा। तो ए मतलब 1 मतलब A, इसके बाद 7 नंबर G, और 9 नंबर I, और 11 नंबर K, ऐसे करके भी लिखा हो सकता है, AGIK, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक, क्लियर। तो ये भी आपको याद करना है। तो मूल कर्तव्य वाला जो टॉपिक है यहाँ से ख़त्म, और यहाँ से क्वेश्चन बस यही पूछ सकता है ऊपर वाले, कौन कौन से मूल कर्तव्य जो है नहीं पालन करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, तो वो आपको बता दिया। कब ये जोड़े गए थे ये पूछ सकता है। मूल कर्तव्य कहाँ पे हैं, कौन सा अनुच्छेद से लिया गया है, अब मूल कर्तव्य किस देश से, हमारे देश में लिया गया, तो रूस से लिया गया है, हैं। सबसे पहली बार मूल कर्तव्य की धारणा किस देश से आई थी, जापान से आई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सरकारी किताबों में ये सब पूरे मूल कर्तव्य लिखे रहते हैं। तो अब उम्मीद है आपको मूल कर्तव्य अच्छे समझ में आए होंगे और आप अपने मूल कर्तव्यों को समझोगे और उनका पालन करोगे, ठीक।